आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is regarded to Pune Pact 1932 is not correct? क्या पूछा गया है? Not correct। अभी 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये पढ़ते हैं। Adequate representation of depressed section in government jobs, reservation of seats for the depressed class in the provincial legislature, acceptance of job electorate system, और आखिरी का है reservation of the seats for the depressed class in the central legislature। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। अभी ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अभी यहां पर आपको दिखता है ये जो पहला सेंटेंस है इसमें जॉब की भी मांग की गई है। उस समय के पैक्ट में मैंने जॉब की कोई बात नहीं की थी, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का लड़ा। उसमें जो डिमांड रखी थी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी, रिजर्वेशन की थी। किसके लिए? डिप्रेस क्लास के लिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ये कट हो जाता है और नॉट करेक्ट में यही अपना आंसर बनेगा। आंसर रहेगा ये। अभी इन हिंद स्वराज महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ रेलवेज बिकॉज दे आर। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी हुई ये किताब है जिसमें उन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि एंशिएंट सिविल मतलब जिसको हम क्लासिकल सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये दोनों कंसेप्ट के बारे में उन्होंने बातें रखी है। अभी उस समय में उन्होंने रेलवेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए उस हिंद स्वराज नामक किताब में। ये 2010 में एनडीए के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आइए देखते कैरियर ऑफ प्लेग जम्स, रेलवे के कारण प्लेग के जम्स का फैलाव होता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अभी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग क्लास डिवीजन इन द सोसाइटी, और फोर्थ जो है एक्सीडेंट प्रोन। अभी यहां पर हमें दिखता है कि हिंद स्वराज नाम की किताब तो आपने पढ़ी नहीं होगी, बट मैं जानता हूं कि उसमें ये प्लेग के जर्म्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और एक्सीडेंट प्रोन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ऐसा आंसर है, ये है फोर्थ नंबर। आंसर रहेगा अपना डी। अभी द राउलेट एक्ट वाज पास टू। राउलेट एक्ट किस बात के लिए पास किया गया था? मैंने आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में। अभी ब्रिंग अबाउट एन अग्रेरियन रिफॉर्म्स, कर्टेल द नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, पॉइंट याद रखो, हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, पुट सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिमिनल ऑन ट्रायल। देखो आपको पढ़ते ही याद आना चाहिए कि इसमें से राउलेट एक्ट की तरतूद किस लिए की गई थी, तो वो था ऑप्शन बी। जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी या फिर देशद्रोह की जो भी बातें होती थी, उन सारे नेशनलिस्ट या फिर रिवॉल्यूशनरिस्ट को बिना कोई चार्जेस के, बिना कोई केस के अंदर डाल दिया जाता था। उनको जानने की भी ये स्वतंत्र नहीं था या फिर उनको फ्रीडम नहीं था कि उनको किस एक्ट के तहत बंद करवा दिया गया है और किसने उनके ऊपर केस की गई, कुछ नहीं। सीधा जिसके ऊपर शक है सीधा उसको अंदर डालो, ये था राउलेट एक्ट। तो कर्टेल द नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, आंसर क्या रहेगा? सॉरी, ये आंसर बी रहेगा, ये डी नहीं रहेगा, आंसर रहेगा बी। और ये जो है 2011 की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी फोर्थ नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चंपारण सत्याग्रह मार्केट गांधी जी सेकंड अपीयरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स एज अ लीडर ऑफ मासेस। अभी सेकंड स्टेटमेंट, द चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स। थर्ड स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ये पॉइंट नहीं है, अपने ये दोनों ही पॉइंट है, तो याद रखो इसमें चंपारण से रिलेटेड ये दोनों के दोनों पॉइंट है। अभी क्या होता है कि पहला जो स्टेटमेंट है, एज अ लीडर ऑफ मासेस, हमने कहा था कि यहां पर ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही था, ठीक है। गांधी जी का नेतृत्व कब उभर के आता है मालूम है? वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से।
तो पहला पॉइंट अपना गलत बन जाता है। तो अपना पॉइंट करेक्ट कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा दूसरा। चंपारण्य सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम फेस बाय इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स, मतलब नील उत्पादन करने वाले किसानों की प्रॉब्लम्स के लिए यह सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। आंसर क्या रहेगा? बी, क्योंकि इसमें की दूसरी स्टेटमेंट ही सही है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेजर डिमांड ऑफ बारडोली सत्याग्रह 1928 ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? 2011 इंडिया एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था। बारडोली सत्याग्रह के बारे में आज ही हमने पढ़ा है। यह सत्याग्रह था किसानों के जो टैक्सेस में इंक्रीजन लाया गया था और इंपोज किया गया था टैक्स उनके ऊपर, तो ये एक एक्सप्लॉयटेशन था किसानों का। तो ये टैक्स के लिए किया गया था एक आंदोलन, बारडोली का सत्याग्रह। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। लैंड टू दी टीलर्स, ये ऑप्शन रहेगा। बाकी ये जो नीचे ये जो थे ये लेबर्स के वेज के लिए नहीं था, ठीक है। अभी रोल बैक ऑफ न्यूली एनहांस रेवेन्यू रेट, इसके लिए भी नहीं था। ये खेती और उसके लैंड रेवेन्यू से था, ये इसके अगेंस्ट में ये कानून नहीं था। अभी सुल्ली ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स इन द फार्मर्स ऑफ सब्सिडीज रेट, सब्सिडीज के रेट के बारे में था क्या? तो नहीं था। आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जिसके डेट आपको याद रखना। मैंने आपको पहले ही कहा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साल आपको याद रखने पड़ेंगे, एंशिएंट और मिडिवल की कोई जानकारी पूछना नहीं। अभी यहां पर इवेंट्स देखते हैं क्या क्या है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, याद रखो ये 1906 में स्थापन हुई थी। अभी सूरत स्प्लिट कब होता है? मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज का सूरत स्प्लिट भी मैंने आपको बढ़ाया था, 1907 में होता है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होता है? 1904 में। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये सेरेमनी होता है 1911 में। तो आपको ध्यान में आया होगा कि सबसे पहला क्या रहेगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904, ये सबसे पहला रहेगा। 3 नंबर में कौन सा है? तो ये है 3 नंबर सबसे पहला है। बाकी आगे की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट में क्या है? फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, दूसरा क्या है? सूरत स्प्लिट 1907, और चौथा क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली 1911। आंसर क्या रहेगा? सी। यहां पर लिखा नहीं है बट आंसर रहेगा सी। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर करेक्ट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है कि क्या क्या सेंटेंस इसमें से करेक्ट है। रिफ्यूज टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस, ये 2012 की एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया था। दूसरा है पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, थर्ड है खिलाफत मूवमेंट, और फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट। याद रखो ये नाम कंफ्यूज करने वाले हैं। अभी सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर रहेगा अपना बी। तो बी में क्या गया है? 1, 3 एंड 4th पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। ये पॉइंट क्यों नहीं है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का झगड़ा ही इसीलिए था कि भारतीयों को इलेक्शन या फिर लेजिस्लेटिव या प्रोविंशियल असेंबली में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, ठीक है। और अलग से और रीजन थे, बट ये भी एक रीजन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी जाए। तो यहां पर याद रखो कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट नहीं बनता है। तो अपने आंसर क्या रहेंगे? 1, 3 एंड 4th। अभी यहां पर हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आज के जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े इसके बारे में भी और कुछ क्वेश्चंस बनते जिनको मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हमने आज तक पढ़े हैं उसके बारे में भी आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल है, हु इश्यू फरमान ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा टू दी इंग्लिश? याद करो मैंने आपको प्लासी और बक्सार की लड़ाई के समय आपको एक ट्रीटी बताई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी। उसके दरमियान जो मुगल एम्परर था उसने ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और ओडिशा के इलाके के दीवानी अधिकार दिए थे, मतलब रेवेन्यू टैक्सेशन कलेक्शन के अधिकार दिए थे। तो उस मुगल एम्परर का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों मुगल बादशाह थे, बट पर्टिकुलरली याद रखना है शाह आलम नाम बताया था मैंने आपको। तो आंसर क्या रहेगा अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The East India Company for the first time through the
चार्टर एक्ट ऑफ 1813 adopted the provision of spend 1 lakh rupees per annum for the spread of education in India. 1813 का चार्टर एक्ट में आपको एक लास्ट मैंने नियम बताया था कि उन्होंने उस समय डिसीजन लिया था कि भारत के एजुकेशन पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाए। ये स्टेटमेंट सही है। आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। द वुड्स डिस्पैच 1854 recommended the establishment of one university each in Calcutta, Bombay, Madras on the model of London University. तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड मैकॉले के बाद यहां पर वुड्स नामक एक अधिकारी आता है जिसने यहां पर एक थ्योरी बताई थी। वो मैकॉले की जो ड्रेन थ्योरी थी उसके ऊपर अब उसने वुड्स जो था इस अधिकारी का डिस्पैच आ गया था। इसने यहां पर भारत में यूनिवर्सिटी स्थापन करने की एक कंसेप्ट रखी थी। तो आपको याद रखना है कि यह भी स्टेटमेंट सही है। अभी क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? तो आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों सही है। आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजन मूवमेंट लॉन्चड बाय महात्मा गांधी? ये 2006 के एनडीए एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। अभी गांधी जी के बारे में भी आज हमने पढ़ा, गए लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा। बारडोली ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। दांडी ये गांधी जी से ही रिलेटेड है, बट ये सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट की शुरुआत होती है यहां से। ठीक है, उससे भी पहले गांधी जी ने यहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिए थे। तो चौथा जो है सी चंपारण और डी जो है वर्धा। आपको मैंने खेड़ा और चंपारण दो सत्याग्रहों के बारे में बताया था। उसमें से सबसे पहला जो पीजेंट मूवमेंट है वो था चंपारण। इंडिगो इस नील के उत्पादन के लिए किसानों के ऊपर जो दबाव बनाया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसके अगेंस्ट में ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। तो आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड डफरिन। सही स्टेटमेंट है। ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज व्योमेश चंद्र बैनर्जी। याद रखो, मैंने आपको बताया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी 1885 फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां पर हुआ था? बॉम्बे में। उसके प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। यहां पे याद रखो ये सेंटेंस गलत है। कलकत्ता में हुआ था क्या? नहीं, बॉम्बे में हुआ था। इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेर आल्सो प्रेजेंट। ए.ओ. ह्यूम नाम बताया था, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, वो इस नेशनल कांग्रेस में प्रेजेंट थे। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? करेक्ट कौन से हैं? हमने एक जाना है कि ये तीसरे नंबर की जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और जो बाकी के जो रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स है वो सही है। तो आंसर क्या बनेगा? बी, जिसमें 3 वाला ऑप्शन ही नहीं है। ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था करके 3rd नंबर का स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अभी ये इधर आपको कुछ ब्रिटिश अधिकारी मतलब वाइसरॉय है, इसमें आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है और गवर्नर जनरल इन बंगाल भी है। ठीक है, और उन्होंने जो मेजर चेंजेस यहां पर शुरू किए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी मैच करना है कि कौन सा पेयर सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सब्सिडियरी अलायंस लाया था क्या? नहीं, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। तो पहला मैच गलत है। लॉर्ड डलहौसी ने परमानेंट सेटलमेंट लाया था क्या? नहीं, लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लाया था। दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड लिटन ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था क्या? नहीं, वो किसने लाया था? लॉर्ड डलहौसी ने। और आखिरी का जो स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। बंगाल का पार्टीशन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। आंसर क्या रहेगा? डी। अभी 6th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्वराज पार्टी आज ही के लेक्चर में हमने पढ़े। स्वराज पार्टी के जो चीफ प्रेसिडेंट थे और फाउंडर मेंबर भी थे वो थे
CR दास, चित्तरंजन दास। तो आंसर क्या रहेगा अपना सी। अभी ड्यू टू द लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार। आज ही हमने पढ़े हैं, खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या? नहीं, गांधी जी थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी हेड थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 में, बारडोली सत्याग्रह किसानों के ऊपर बढ़ाए गए टैक्सेस के लिए यह सत्याग्रह लड़ाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा गुजरात में, और इसी के वजह से वहां के किसानों ने उनको सरदार इस नाम की उपाधि दी। तो आंसर क्या रहेगा? बारडोली सत्याग्रह सी। 8 नंबर का क्वेश्चन, अदर देन एनी बेजेंट हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट की जो शुरुआत है एनी बेजेंट ने तो की थी, बट इसके अलावा भी भारत में एक होम रूल मूवमेंट शुरू की गई थी। वो किसने शुरू की गई थी? यह सवाल पूछा गया 2008 एनडीए एग्जामिनेशन में। आपको मैंने बताया था एनी बेजेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और महाराष्ट्र के पुणे में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और वो स्थापना किसने की थी? BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये डायरकी की बात सेंट्रल प्रोविंस और लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन की बात थी। तो ये जो बात थी ये हमें 1910 से लेकर 1920 डिकेड में यहां पर ये मूवमेंट शुरू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नमेंट में हमारा भी पार्टीशन होना चाहिए। इसके लिए ये बात रखी गई थी और इसका एक एक्ट निकाला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इस एक्ट के तहत डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज। आपको लोकमान्य तिलक जी का नाम मैंने बताया था, उनके बारे में भी हमने पढ़े हैं। स्वराज, इसकी बात सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी ने की थी कि भारत में हमारा राज होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्वराज ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जिसको मैं लेकर रहूंगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बाल गंगाधर तिलक। आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फॉलोइंग स्टार्टेड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? हालांकि CR दास प्रेसिडेंट थे, बट 2 ऐसे नाम थे जिन्होंने स्वराज पार्टी को भारत में शुरू किया था। तो ये 2 नाम कौन से थे? बिपिन चंद्र पाल और राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नहीं, बिपिन चंद्र पाल एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अभी तक हमने उनके दौर तक हम गए नहीं, क्योंकि उनका काम INA की स्थापना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। अभी हम सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू आज ही के चैप्टर में आपको पढ़ने पढ़ाया था। तो आंसर क्या रहेगा? सी। हमारा आंसर है CR दास, ये स्वराज पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने थे, और मोतीलाल नेहरू ये सेक्रेटरी थे स्वराज पार्टी के। आंसर रहेगा अपना सी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।